Hello students. In the previous class, we have discussed about Vesper theory. Vesper theory structure of molecules that we have finished. So we classified actually the compounds into two groups. One is the group of the compounds where the central atom does not contain any lone pair of electrons, and second group is that the group of compounds where central atom contain both bond pair and lone pair electrons. So we have discussed about the table. The table is very important. You can write for at least 3 or 4 times. So at least I said. So you cannot minimize the work. Actually, I used to give the minimum work, and if you can minimize from that, then it is going to be meaningless, right? So आप ये टेबल जो है 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर क्या स्ट्रक्चर बनेगा, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर क्या स्ट्रक्चर बनेगा, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर क्या स्ट्रक्चर बनेगा, शेप बनेगा, वो आपको प्रैक्टिस करना है. एंड सी, आपने 10th क्लास में कुछ मिस्टेक्स किया होगा, 9th में कुछ मिस्टेक्स किया होगा, और मिस्टेक से कुछ लर्न करके 11th में आगे बढ़ना है. सो ईयर प्रमोट होना मतलब अपना मिस्टेक्स को रिपीट रिपीट नहीं करना है. तो इसलिए जो जो टॉपिक्स या जो जो गाइडलाइंस टीचर देते हैं कि इतनी बार करो, इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, एंड यू हैव टू फॉलो इट थरोली. आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, अदरवाइज एंड में तो आपको प्रॉब्लम आने वाला है. सो टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स, राइट. अब आज हम क्या करने वाले, स्ट्रक्चर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी. वो हमने टेबल कंप्लीट करा है, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स अभी आज प्रैक्टिस करेंगे, राइट. सो टुडेस टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी. Structure of some molecules based on Vesper theory. Yes. So based on Vesper theory, let us discuss about structure of few molecules. So जो हम NCERT में है वही प्रैक्टिस करेंगे. फर्स्ट वेरी सिंपल वन, दैट इज SO2. फर्स्ट वन SO2. सो SO2 का स्ट्रक्चर फाइंड करना है. तो स्ट्रक्चर फाइंड करना हो तो वेस्पर थ्योरी क्या बोलते हैं कि द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम will decide the shape as well as structure of molecules. तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर. पहले इसका लुईस स्ट्रक्चर पता होगा तो इजी है. इफ यू आर एबल टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर दैट इज गुड, अदरवाइज आई विल टेल यू द टेक्निक. पहले तो हम लुईस स्ट्रक्चर बात करेंगे. द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO2 is S single bond and एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड एक लोन पेयर, एक लोन पेयर. तो ये इसका सल्फर के सराउंडिंग में अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना होगा बताइए. सो एज वी हैव स्टडीड दैट डबल बॉन्ड शुड बी कंसिडर्ड एज सिंगल बॉन्ड पेयर. डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड की तरह कंसिडर करते हैं. ये भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. सो हियर सल्फर हैज here sulfur has 2 bond pair and 1 lone pair electron, 1 lone pair electrons around it. So now we have to find the structure, lone pair electrons around it. So now as per the rule 2 bond pair 1 lone pair होगा तो structure क्या होगा, 2 bond pair एंड 1 lone pair होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर. ट्राइगोनल प्लेनार. तो ट्राइगोनल प्लेनार का स्ट्रक्चर क्या होगा, S डबल बॉन्ड O, यहां सिंगल बॉन्ड O एंड एक लोन पेयर. यस, ट्राइगोनल प्लेनार. So you can show with dotted lines.
Yes. So now it is a trigonal planar structure and shape is shape. So shape मतलब क्या होगा, हमें लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं, तो यू कैन से दैट्स अ वी शेप और बेंट शेप, वी शेप और बेंट शेप बोलते हैं. अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, वो है हमारा एंगल और बॉन्ड एंगल. ये अब मैटर करता है, इसका बॉन्ड एंगल वैल्यू क्या होगा. सो एक्चुअली ट्राइगोनल प्लेनार में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्रीज. अब यहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगा. सो 120 नहीं होगा इधर, एस डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एंड लोन पेयर, ऐसा होगा तो बॉन्ड एंगल 120 होगा. बट हियर देयर एग्जिस्ट बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन. ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, वो रिपेल करेगा. एंड सिमिलरली बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपेल करेगा. तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शंस को अवॉइड करने के लिए ये जो बॉन्ड पेयर है वो क्लोज आ जाएंगे, नजदीक आ जाएगा. ये दोनों बॉन्ड पेयर्स नजदीक आ जाएंगे इन ऑर्डर टू मिनिमाइज bond pair lone pair repulsions. Due to that the bond angle is decreased. So the bond angle here it is 119.5 degrees. याद रखना होगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है. So because what is the reason for this one? To minimize, because to minimize bond pair lone pair repulsions, bond pair lone pair repulsions, what happen, bond pair and bond pair come close to each other, close to each other. So as a result बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज्ड, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम होता है. सो ये पॉइंट है. तो इस टॉपिक में आपने क्या लर्न करा है कि बॉन्ड एंगल जो है रिपल्शंस की वजह से मिनिमाइज हो जाएगा. दिस इज अबाउट SO2. ये एक तरीका है. अब मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि सर अगर लुईस स्ट्रक्चर नहीं पता है तो क्या करना है. लुईस स्ट्रक्चर तो फाइंड कर सकते हैं, बट मेरे को शॉर्टकट करना है तो कैसे करना है, तो जल्दी करना है. तो SO2 ऐसा करो, S वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसका 6, यानी लुईस सिंबल. ऑक्सीजन के साथ SO2, SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा बना दीजिएगा पहले, ठीक है. ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट रूल फुलफिल करने के लिए डबल बॉन्ड चाहिए ऑक्सीजन के पास, और ये वाला ऑक्सीजन के पास भी डबल बॉन्ड बनाएंगे. सो इट मींस, और अभी हमने रूल भी क्या पढ़ा था, एज पर वेस्पर थ्योरी डबल बॉन्ड शुड बी कंसिडर्ड एज सिंगल बॉन्ड पेयर. तो ये भी एक बॉन्ड पेयर हो गए, ये भी एक बॉन्ड पेयर हो गए. सो यू कैन से इट हैज 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. सो ये इजी मेथड है. कोई बोले सर मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो देन यू कैन फॉलो दिस सिस्टम. तो बट एक लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO2 अगर ड्रॉ करने का बोला है तो ये गलत है, तो यही करेक्ट स्ट्रक्चर है अगर ड्रॉ करने के लिए बोला. बट अगर स्ट्रक्चर निकालना है तो ये इजी है, इससे हो जाएगा, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. SO2 समझ में आएगा आपको. यस. लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे तो ये सभी लिखना होता है. अब मान लो ऐसे पूछा, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ SO2 बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी, तो हम बताएंगे द सेंट्रल एटम इन SO2 इज सल्फर which has 6 valence electrons, and out of the 6 electrons the 4 electrons will present as a 2 bond pair and 2 electrons present as 1 lone pair. Therefore sulfur has 2 bond pair and 1 lone pair electrons. Now as per Vesper theory the structure will be trigonal planar and the shape will be V shape or bent shape. Now in order to minimize the repulsions, the bond pair and bond pair come close to each other, so that's why the bond angle is minimized or reduced from 120 to 119.5 degrees. ये सब लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा. समझना और पढ़ना वो एक साइड है, जो आपने समझा हुआ चीज को आप पेपर में रिप्रेजेंट करना वो अलग टैलेंट है.
आप समझ गए, बट आप पेपर में प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, then you may not be able to score well or you may not be able to score as you are expecting. कोई लोग बोलते ना मेरे को 90 आना चाहिए था, बोर्ड में 85 ही आ गए, या 80 आना चाहिए था, मेरे को 60 आ गए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ राइटिंग स्किल्स। आपको लिखना आना चाहिए, वो लिखने चीज यहां पर ही प्रैक्टिस करना, यहां से प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए, ये तो एक कंप्लीट हो गए SO2 के बारे में। नाउ नेक्स्ट वन इट इज सेकेंड वन, अमोनिया। सेकेंड वन इट इज अमोनिया। यस, अमोनिया का पहले हमें क्या करना होगा, ल्यूविस स्ट्रक्चर। ये तो बहुत इजी है। द ल्यूविस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज, ल्यूविस स्ट्रक्चर, ल्यूविस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इजीली बनाएंगे हम। NH3, N, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, NH3 का स्ट्रक्चर बन गया। So now here how many bond pair and how many lone pair electrons are there? So here nitrogen has, or nitrogen is surrounded by 3 bond pair and 1 lone pair electron. Am I right? 3 bond pair and 1 lone pair electrons. अब 3 bond pair plus 1 lone pair होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, आपने क्या पढ़ा है? बिना देख के जिसको फटाक से याद आ गए वो स्टूडेंट परफेक्ट रास्ते में जा रहा है, और जो स्टूडेंट उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है, मतलब यू कैन ओनली फील दैट यू आर नॉट अप टू द मार्क। आप खुद ही फील कर सकते हैं ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपने नहीं दिया है, यू आर अनफिट। सो यू इफ यू गो लाइक दिस यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, आगे जाके मेहनत कर नहीं पाओगे। यस, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के बारे में क्या है स्ट्रक्चर? 3 plus 1 4, 4 means the structure is tetrahedral. It is tetrahedral structure. Now shape क्या होगा? स्ट्रक्चर आपने बता दिया है। What is the shape of this one? हाँ, तो 3 bond pair and 1 lone pair, the shape is trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal shape. Trigonal pyramidal. It means somewhat like this. NH3. Yes, ये 3D स्ट्रक्चर है। So actually हमने उसमें इस तरह से लिखते हैं actually. So the correct way of representation is this. ये डार्क वाला शो करना होता है, इट इज नियरर टू द ऑब्जर्वर, 3D फॉर्म बोलते हैं, एंड ये वाला डॉटेड फॉर्म में शो करते हैं। यस, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यस, NH3। नाउ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हो गया। यस, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। एंगल, यहां पर एंगल कितना होगा, टेट्राहाइड्रल में एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री होगा टेट्राहाइड्रल में, बट यहां पर अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करने को ट्राई करेगा, एंड दैट्स व्हाई द लोन पेयर विल रिपेल विद बॉन्ड पेयर। टू अवॉइड दीज रिपल्शंस व्हाट हैपन, the bond pair will come close to each other. bond pairs क्या होगा, नजदीक आ जाएगा, नजदीक आने की वजह से bond angle reduce हो जाएगा। therefore the bond angle in ammonia is 107.5 degrees. so actually कितना होना चाहिए था 109.5 degrees, उसकी जगह पे आएगा 107.5 degrees. why the bond angle is minimized? in order to minimize bond pair lone pair repulsions. तो यही चीज यहां पर भी लिखना होगा आपको एक्सप्लेनेशन में। so this is about ammonia. now third example is about water. so I hope all of you are able to understand it. water में पहले
क्या करना है, लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे हम. So Lewis structure is just to find the number of bond pair and lone pair. Lewis structure का काम कहाँ तक है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए ही है. अगर आपको इजीली काउंट कर सकते तो फिर देन अवॉइड इट. डायरेक्टली यू कैन फाइंड हियर सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, central atom is oxygen and oxygen has, here oxygen has 2 bond pair and 2 lone pair electrons. Here oxygen has 2 bond pair and 2 lone pair electrons around it. So 2 bond pair and 2 lone pair means total number again 4 आ गए. तो 4 जब भी आता है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, the structure is going to be टेट्राहाइड्रल. करेक्ट. मेरे को पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए सभी चीज. देन ओनली यू कैन से दैट यू आर लर्निंग परफेक्टली एंड यू आर गोइंग इन अ राइट पाथ. शेप क्या होगा, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बना देते हम. टेट्राहाइड्रल इज इजी टू मेक. यस, यहां पर एक लोन पेयर होगा और इस साइड भी एक लोन पेयर होगा. This is a H2O structure. Yes, this is the structure of H2O. Now, shape क्या होगा इसमें, बताओ. What is the shape of this one? And this is V shape. It is a V shape or bent shape. Now angle, bond angle matter करता है यहाँ पर. Yes, what do you think about bond angle? Generally bond angle 109.5 degrees होता है. बट यहाँ पर लोन पेयर, 2 लोन पेयर आ गए, एक भी लोन पेयर नहीं, 2 लोन पेयर. तो लोन पेयर होगा तो फिर तो यहाँ पर बहुत सारा झगड़ा होगा. लोन पेयर रिपल्शंस. यहाँ पर कौन सा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस है. तो यहाँ लोन पेयर रिपल्शन झगड़ेगा. तो इसलिए बॉन्ड पेयर एकदम नजदीक आ जाएगा, यहाँ पर एकदम क्लोज. दैट्स व्हाई द बॉन्ड एंगल इज मिनिमाइज्ड टू 104 डिग्रीज. तो यहाँ पर 107.5 है और यहाँ पर 104 है. तो ये पूछते एग्जाम में, क्यों अमोनिया और वाटर में दोनों में टेस्ट स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल है. ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, आप देखिएगा. although ammonia and water have distorted tetrahedral, distorted यानी disturbed tetrahedral, but they have different bond angle. दोनों में disturbed tetrahedral है, फिर भी दोनों में bond angle different क्यों है? क्योंकि ऊपर वाले में अमोनिया में सिर्फ बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन है, वो थोड़ा वीक होते हैं. और सेकेंड वाटर में लोन पेयर रिपल्शन विच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से क्या होगा, बॉन्ड पेयर एकदम पास में आ जाएंगे. एंड दैट्स व्हाई द बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस्ड टू 104 डिग्रीज. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वन, राइट. अब नेक्स्ट एग्जांपल में जाने से पहले आप इसको पूरा कॉपी कर दीजिएगा यहां तक. ओके, सो आई होप यू कॉपीड इट. समझ के बना दीजिएगा नोट्स तो इजी होगा. अब नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम गोइंग स्ट्रिक्टली एज पर एनसीईआरटी. आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, बट पहले एनसीईआरटी खत्म करने के बाद आगे जाने का हमें. Yeah, next example it is ClF3. Right. Now next example 4, example number 4, that is ClF3. ये इवन 12th क्लास का क्वेश्चन है. 12th क्लास में एक बार बोर्ड में आया था, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3. सो पहले आप क्या करेंगे, ClF3 में लुईस स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे ना, वो तो इजी है, आपको पता है. क्लोरीन इवन ड्रॉ करे बिना मैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट कर सकता हूं.
कैसे? क्लोरीन है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7 होगा, 7 फिंगर्स लेना है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के लिए जाएगा, फ्लोरीन से बॉन्ड 1 2 3 फ्लोरीन, तो अभी बचा कितना है? 2 लोन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स which means 2 lone pairs and 3 bond pair. Therefore I can say in ClF3 molecule central atom is a chlorine and the chlorine has here Cl, chlorine has 3 bond pair and 2 lone pair, 3 bond pair and 2 lone pair electrons. So 3 bond pair and 2 lone pair means structure क्या होगा? स्ट्रक्चर 3 + 2 5 होगा, 5 होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, करेक्ट? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट एक लोन पेयर है, यहां पर 2 लोन पेयर्स है, तो लेट अस ड्रॉ द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ ClF3। पहला पॉसिबल स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जानते हैं ना आप, फैन वाला एग्जांपल दिया था मैंने, ट्रायंगल बना देने का। यस, ClF3 हो गया है और 2 लोन पेयर्स, यहां एक लोन पेयर होगा तो ये लोन पेयर होगा। सो यस, दिस इज द वन पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। ये ClF3 का एक स्ट्रक्चर है। द अनदर ClF3 स्ट्रक्चर इज दिस Cl, एक लोन पेयर यहां रख देते हैं, एक लोन पेयर इधर होगा। यस, दिस इज अनदर ClF3 स्ट्रक्चर। अनदर ClF3 स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इट इज, दोनों लोन पेयर्स हम यहां पर रखेंगे ClF3। F3। So now these are the 3 possible structures। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो तो बता दीजिएगा। पहले आपको ये पोजीशंस मालूम होना चाहिए, तभी आप समझ जाएंगे इसका। हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज करा है, और ये जो विंग्स तरह होते हैं, आपको मैंने एग्जांपल क्या दिया था, फैन है, ये फैन है, इसका 3 विंग्स है और ऊपर एक नीचे एक, तो व्हाट कैन यू कॉल दीज 3 विंग पोजीशंस? ये तीनों को हमने कुछ नाम दिया था। इक्वेटोरियल पोजीशन, यस, अगर आपने ये सेंटेंस, ये वर्ड बोला है, मतलब आप परफेक्टली वीडियोस देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कौन सा पोजीशन बोलते हैं तीनों को? इक्वेटोरियल। और ऊपर नीचे जो होगा, जो परपेंडिकुलरली, उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन नेम बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोजीशन? ये तो ट्रायंगल फॉर्म में जो है वो इक्वेटोरियल, तो परपेंडिकुलरली जो होगा उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल, करेक्ट। तो यहां पर मैंने लोन पेयर्स को कहां रखा है? दोनों को एक्सियल में रखा है। इधर एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल में रखा है, और यहां पर दोनों इक्वेटोरियल में रखा है। बस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। either you can place both lone pairs at equatorial, you can place both lone pairs at axial, you can place one lone pair at axial and one lone pair at equatorial। ये पॉसिबिलिटीज हो गए। अब इसमें रिपल्शंस की बात करेंगे हम। यहां पर बॉन्ड एंगल देखेगा, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूं। यस, यहां एंगल 120 डिग्री है, तो इसके एंगल ज्यादा होने की वजह से देयर आर नो इक्वेटोरियल रिपल्शंस। इक्वेटोरियल कभी रिपेल नहीं करेगा बिकॉज द एंगल इज 120। और ये एक्सियल, ये पोजीशन क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। दिस इज एक्सियल पोजीशन, दिस इज एक्सियल पोजीशन, दिस इज इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल। सो 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस है, 2 एक्सियल पोजीशन है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में एंगल कितना होगा? 90 होगा, 90 डिग्रीज। दैट्स विच लेस वैल्यू, सो दे रिपेल। एंड एक्सियल और एक्सियल के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्रीज, 180, तो इसमें भी रिपल्शंस नहीं होगा।
तो इट मींस रिपल्शंस कौन करते हैं, एक्सियल वाले इक्वेटोरियल से, इक्वेटोरियल वाले एक्सियल से रिपेल करेगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गए। अब यहां देखिएगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस लोन पेयर, विथ रेस्पेक्ट टू दिस लोन पेयर, ये कौन सा पोजीशन है, एक्सियल, तो वो किससे रिपेल करेगा, तीनों इक्वेटोरियल से रिपेल करेगा, which means with respect to this there will be 3 bond pair lone pair repulsions. अब with respect to this, with respect to this, ये कौन सा पोजीशन में है, अभी कौन सा पोजीशन में है, एक्सियल, वो फिर इक्वेटोरियल से रिपेल करेगा, so it will have 3 bond pair and lone pair, तो टोटल समरी कितना हुआ, therefore it will have 6 bond pair and lone pair repulsions. ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे तो 6 बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शंस होगा। अब इस यहां से देखते हैं ये कौन सा पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है, एक्सियल, एक्सियल किससे रिपेल करेगा, इक्वेटोरियल से रिपेल करेगा, इक्वेटोरियल यानी लोन पेयर से रिपेल करेगा, विथ रेस्पेक्ट टू दिस 1 लोन पेयर रिपल्शन, और ये दोनों से भी रिपेल करेगा, प्लस 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, मतलब ये तीनों से रिपेल करेगा, तो ये लोन पेयर रिपल्शन और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब ये देखो ये कौन सा पोजीशन में है, लोन पेयर कौन सा पोजीशन में है, इक्वेटोरियल में है, इक्वेटोरियल किससे रिपेल करेगा, एक्सियल से रिपेल करेगा, ये एक्सियल से रिपेल करेगा, बट ये ऑलरेडी एक बार काउंट कर लिया, ये इससे रिपेल करे या इससे रिपेल करे, तो दोनों एक ही है, तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस there will be only 1 lone pair bond pair repulsion। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए रिपल्शंस हमेशा लोन पेयर से ही शुरू होते हैं, बॉन्ड पेयर से नहीं होता है, इसलिए हमें फोकस कहां रखना है, लोन पेयर में ही रखना है। लोन पेयर वो भी एक्सियल वाला इक्वेटोरियल से रिपेल करेगा, इक्वेटोरियल वाला एक्सियल से रिपेल करेगा। इधर देखो मैंने लोन पेयर है, ये कौन सा पोजीशन है, एक्सियल वाला, एक्सियल वाला किससे रिपेल करेगा, इक्वेटोरियल से रिपेल करेगा, इससे रिपेल करेगा, इससे रिपेल करेगा और इससे भी रिपेल करेगा। ये रिपल्शन कौन सा रिपल्शन बोलते हैं, लोन पेयर रिपल्शन, और ये रिपल्शन कौन सा बोलेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये तो क्लैरिटी हो गई ना, यहां तक क्लियर। अब ये कौन सा पोजीशन बताओ, कौन सा है ये, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इक्वेटोरियल किससे रिपेल करेगा, एक्सियल से रिपेल करेगा, बट ये ऑलरेडी आपने काउंट कर दिया, ये लोन पेयर एक्सियल वाला इक्वेटोरियल से रिपेल करे या इक्वेटोरियल एक्सियल से रिपेल करे, दोनों एक ही बात हो गए, इसलिए ये काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इससे रिपेल करेगा, ये इक्वेटोरियल ये एक्सियल रिपेल होगा तो 1। तो टोटल समरी कितना हुआ इसका, टोटल समरी इट इज अबाउट 1 लोन पेयर रिपल्शन प्लस 2 + 1 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। इसके अंदर इतने सारा रिपल्शंस है। अब उसका देखते हैं, ये कौन सा पोजीशन है, यस यू मस्ट आंसर, आप आंसर देंगे तो ही आगे बढ़ेगा। आप बताइए कौन सा रिपल्शन है ये, सर कौन सा पोजीशन है, आई थिंक इट इज इक्वेटोरियल पोजीशन। ये इक्वेटोरियल किससे रिपेल करेगा, एक्सियल वाले से रिपेल करेगा, एक्सियल यानी ये दोनों से। तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस देयर विल बी 2 लोन पेयर bond pair repulsions and with respect to this, इसकी रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये कौन सा पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल एक्सियल से रिपेल करेगा, उसके रेस्पेक्ट में भी 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। तो टोटल समरी कितना हुआ, इट हैज अ 4 बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड इन वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी में ये हमने पढ़ा है, द स्ट्रक्चर विच इज हैविंग मिनिमम रिपल्शंस इज मोर स्टेबल। तो इन सभी में सबसे कम रिपल्शंस कहाँ हैं, इसमें 6 है, इसमें 1 + 3 यानी 4 और इसमें 4। तो मिनिमम रिपल्शंस दोनों में है, बट यहाँ खतरनाक वाला रिपल्शन लोन पेयर है। लोन पेयर रिपल्शंस आर वेरी वेरी डेंजरस, तो वो पूरा मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये रिपल्शंस मिनिमम है, so this structure has minimum repulsions, and since it has a minimum repulsions it is more stable, that's why
these two are wrong and that one is only correct. इसलिए अभी शेप क्या लिखेंगे हम, शेप उसको देख के लिखेंगे, that is T shape, or I can say bent T shape, bent T shape और T shape. bent इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से क्या, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड, ऐसा ऐसा बेंड होगा, दैट्स व्हाई वी कॉल बेंट टी शेप, और नॉर्मल टी शेप चलेगा. तो आप जब टेबल पढ़ रहे थे, मैंने बोला है कि लोन पेयर को इक्वेटोरियल में क्यों रखना है, तब मैंने बोला था कि भाई आगे आप समझ जाएंगे, ये इसलिए रखना है. लोन पेयर जब भी हो कहाँ रखें तो सेफ होगा, इक्वेटोरियल में रखें तो सेफ होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल में एंगल ज्यादा होता है, एंगल ज्यादा हो तो रिपल्शन कम होगा, तो वो सबसे सेफ पोजीशन है. आपने प्रैक्टिकली यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर मैंने दोनों लोन पेयर को एक्सियल में रखा है तो 6 रिपल्शंस आ गए, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल में रखा है तो यहाँ पर 4 रिपल्शंस, और दोनों इक्वेटोरियल में रखा है तो 4 रिपल्शंस. दैट इज द मोस्ट स्टेबल एंड विथ मिनिमम रिपल्शंस. अब एंगल की बात ही करने की जरूरत नहीं, वो 90 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा, सो एंगल हैज लेस इंपॉर्टेंस इन दिस वन. लास्ट एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल है, इट इज SF4. ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा. इवन यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ. यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप करके खुद बना दीजिएगा, फिर बाद में वेरीफाई करना है कि आपने सही लिखा है गलत लिखा है. यस, SF4, here sulfur has, here sulfur has how many bond pair and how many lone pair? It has a 4 bond pair and 1 lone pair electrons. अब 4 bond pair and 1 lone pair means structure क्या होगा, 4 plus 1 5, 5 means trigonal bipyramidal structure. It's going to be trigonal bipyramidal structure. अभी मैं यहाँ पर वापस प्रूव करूंगा कि ये लोन पेयर को कहाँ रखना चाहिए, एक्सियल में रखना चाहिए या इक्वेटोरियल में रखना चाहिए. जिन लोग को प्रीवियस एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो ये एग्जाम्पल बहुत इजी वाला है, तो ये आपको समझ में आएगा. यस, यहाँ पर मैंने लोन पेयर को कहाँ रखा है, अभी कौन सा पोजीशन में रखा है, एक्सियल पोजीशन. एक्सियल किस से रिपेल करेगा, इक्वेटोरियल वाले से रिपेल करेगा. Therefore, this structure has 3 bond pair lone pair repulsion या 3 lone pair bond pair repulsion. And this one now, अब यहां पर हम lone pair रख सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में. यस, अब इसमें चेक करो, इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन कितना होगा, ये कौन सा पोजीशन है, इक्वेटोरियल. इक्वेटोरियल रखेंगे तो कौन सा रिपल्शन एक्सियल से रिपेल करेगा, देयरफॉर इट विल हैव 2 बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शंस. इट विल हैव 2 पेयर. अब रिपल्शंस मिनिमम कौन सा स्ट्रक्चर में हो रहा है, इक्वेटोरियल में रखने से हो रहा है ना. सो दिस स्ट्रक्चर हैज मिनिमम रिपल्शंस, कम रिपल्शंस है, एंड मिनिमम रिपल्शंस मींस this structure is more stable. This structure is more stable. That is a perfect answer. अब इसका शेप क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर आपने बोल दिया है, शेप. शेप, yes, any guesses? It is seesaw shape. It is a seesaw शेप. तो ये दोनों एग्जाम्पल से एक चीज आपको समझ में आ गए, जब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा तो लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में रखना चाहिए, एक्सियल पोजीशन में नहीं रखना चाहिए. ठीक है. सो यस, पॉज द वीडियो एंड राइट नीटली, केयरफुल्ली, और समझ के लिखेगा तभी आपको अच्छा लगेगा, फिर बाद में काम आएगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी यूजलेस. चलिए, ये कंप्लीट हो गए टॉपिक. So that is about structure of molecules based on Vesper theory. So Vesper theory पूरा खत्म हो गए. मैं आपको एक टेक्निक देता हूं जो MCQs में काम आने वाला है, MCQs में काम आने वाला है. Yes, I'll give that one also. So for JEE and NEET. So JEE NEET कोई अलग नहीं है. So if you are thinking that, you are wrong.
जेडब्ल्यू सिर्फ जो हम क्लास में पढ़ते हैं, अभी आपको देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अभी सितंबर मंथ में जेडब्ल्यू एग्जाम भी हो रहा है, नीट एग्जाम भी हो रहा है। अब अपने हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट में 3 चैप्टर्स हो गए आपको, फिजिक्स में हो गए, केमिस्ट्री में हो गए, मैथ्स में हो गए, बायोलॉजी में हो गए। वो पेपर्स कलेक्ट करो और आप सॉल्व करो यहाँ पर वो 3 चैप्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आपने सही सिलेक्ट करा है कि नहीं करा है स्कूल चॉइस। तो आपको टीचर्स जो यहाँ पर जेडब्ल्यू करवा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस उसमें आ जाएंगे, वो एक्स्ट्रा नहीं आएगा, राइट। तो सितंबर मंथ याद रखना, सितंबर मंथ में जेडब्ल्यू जब होगा तुरंत पेपर डाउनलोड करो, पेपर तुरंत ऑनलाइन में मिल जाएगा, ऑनलाइन में मिल जाएगा, या आपका पड़ोस में मिल जाएगा, या आपका रिलेटिव्स में कोई ब्रदर सिस्टर कोई भी पढ़ रहा होगा तो वहां से भी मिल जाएगा। एंड यू सॉल्व द क्वेश्चंस। जो 3 चैप्टर्स हमारा केमिस्ट्री में हो गया है, 3 चैप्टर्स में से अराउंड 3 एमसीक्यूज तो जेडब्ल्यू में होगा, एंड नीट में भी 3 एमसीक्यूज होगा। तो इफ यू आर एबल टू गेट द 3 क्वेश्चंस इट मींस यू आर परफेक्ट। तो अभी मैं आपको एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूं कि वो जेडब्ल्यू नीट के काम आने वाला टेक्निक है। यस, व्हाट इज दैट टेक्निक? इट इज अबाउट कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल्स। किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल कम है, तो वो कंपैरिजन करने जा रहे हैं। सो कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल्स, यू कैन से दैट नोट इट इज फॉर जेडब्ल्यू पॉइंट। सो कैसा है, एग्जाम्पल पहले देता हूं, बाद में रूल आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ, compare the bond angle of NH3 and PH3, ये बोलते हैं कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 PH3। एंड इवन फिर आगे भी जा सकते हैं, ASH3 आर्सेनिक, SbH3 एंड BiH3। मैंने ये क्यों लिया है आपको पता होगा, ये ग्रुप 15 एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। इन सब में सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम है। नाइट्रोजन हैज 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, इसमें भी 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर सब में है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा सब में, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यानी ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। NH3, फिर ऑफ कोर्स PH3 इधर आएगा, PH3 सब में एक जैसा ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं क्योंकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर सब में एक ही है। एंड BiH3, यस फिनिश्ड। अब इसमें किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लेस इंपॉर्टेंट रोल। यहां पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फास्फोरस का कम है, बिस्मथ का कम, उससे भी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां जो बॉन्ड पेयर है वो नाइट्रोजन के अराउंड में होगा, नाइट्रोजन के पास होगा। बॉन्ड पेयर कहां होगा, नाइट्रोजन के पास होगा। तो अब यहां पर बॉन्ड पेयर नजदीक आ गए, तो देयरफॉर द बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आल्सो एग्जिस्ट अलोंग विथ बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस को बचने के लिए बॉन्ड पेयर थोड़ा नजदीक आ जाएगा, बट इतना नजदीक नहीं आएगा क्योंकि यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी हो जाएगा। यहां किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिस्मथ का कम है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन किस साइड होगा, हाइड्रोजन के साइड होगा। द बॉन्ड पेयर प्रेजेंट नियर टू हाइड्रोजन, नियर टू हाइड्रोजन। अब नियर टू हाइड्रोजन होगा तो अब क्या है, यहां पर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सब में लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शंस द बॉन्ड पेयर कैन कम क्लोज टू ईच अदर, ये दोनों नजदीक आ जाएगा, इसलिए इसमें बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्रीज होगा, इसमें अराउंड 92.5 डिग्रीज होगा, कम होता होता जाएगा, इट इज अराउंड 89 या 90 डिग्रीज होगा। तो इट मींस इन सब में बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होते जा रहे हैं। तो इसका मैं रूल क्या बनाऊंगा, द रूल इज दैट
bond angle of molecule is inversely proportional to the size of central atom. Inversely proportional to the size of central atom. Can I say like this? ये रूल है, क्योंकि यहां पर सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो बॉन्ड पेयर विल प्रेजेंट टूवर्ड्स हाइड्रोजन. बॉन्ड पेयर क्या होगा? हाइड्रोजन के साइड होगा. तो इट मींस अब यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस कम होगा. तो कम होगा तो क्या बॉन्ड पेयर एकदम नजदीक आ सकता है. वो जब नजदीक आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा. सो दैट मींस BH3 का बॉन्ड एंगल कम है. ठीक, तो ये रूल है हमारा शॉर्टकट. क्या बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सेम एग्जांपल नंबर 2. Example number 2, compare the bond angle of BrF3 and BrCl3. तो इन दोनों का बॉन्ड एंगल काउंट करना है हमें. तो Br, दोनों में सेंट्रल एटम ब्रोमीन है, ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7 होगा. तो 7 होगा तो इसमें BrF3 की जगह पे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं तो जो आपको इजीली कंफर्टेबली समझ में आ जाए ऐसा, NF3 एंड NCl3, दैट इज अ बेटर एग्जांपल. तो उस पे भी चलेगा बट वो आपको अभी बिगिनिंग है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा. पहले ये एग्जांपल लेके फिर बाद में आगे बढ़ेंगे उसमें. NF3 NCl3, कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ NF3 एंड NCl3. अब आप बताइए किसका बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना होगा इसमें? थिंक दोनों में सेम होगा. नाइट्रोजन में बॉन्ड पेयर लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर. सो NF3, यस, एक लोन पेयर. और NCl3 यस. अब सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है दोनों में. सो अब नेबरिंग एटम डिफरेंट है. ये फ्लोरीन देखे छोटा साइज का होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज बड़ा होता है. डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. अब यहां पर बॉन्ड साइज बढ़ने की वजह से ये फ्लोरीन नजदीक आ सकता है क्योंकि साइज छोटा है. देन दे कैन कम क्लोज टू ईच अदर. बट क्लोरीन का साइज बड़ा है इसलिए दे कैन नॉट कम टू मच क्लोज टू ईच अदर. वो एकदम नजदीक नहीं आ जाएगा. दैट मींस विच वी कॉल इन केमिस्ट्री स्टेरिक, ये एक वर्ड है स्टेरिक हिंडरेंस. ये वर्ड यूज करते हैं. स्टेरिक मतलब स्पेस, हिंडरेंस यानी अपोज. तो यहाँ पर जगह नहीं है उसकी वजह से तो यहाँ पर दोनों क्लोरीन एटम्स नजदीक नहीं आ पाएंगे. इसलिए बॉन्ड एंगल इसमें थोड़ा ज्यादा होगा. दैट मींस सराउंडिंग एटम का, ये सेंट्रल एटम है, ये सराउंडिंग एटम का साइज अगर बड़ा है तो बॉन्ड एंगल भी बड़ा होगा. So I can say bond angle is directly proportional to size of a neighboring atom or surrounding atom. Surrounding atom or you can say neighbor atom. Size of surrounding atom or neighbor atom and inversely proportional to size of central atom. Therefore, in this example NH3 and NCl3 bond angle किसका ज्यादा है? NCl3 का. NF3 का बॉन्ड एंगल कम होगा. NF3 का बॉन्ड एंगल कम और NCl3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है. So understood this point here? So it's all about a very important note based on MCQs. इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा. जब आप MCQs देखोगे ना तो ये टेक्निक आपको याद नहीं रहेगा तो बहुत मिस करेंगे MCQs में. Yes, note down this point also. यस. सो इसके साथ हमारा वेस्पर थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया. सो मैंने चैप्टर के बिगिनिंग में बोला था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देयर आर ओनली 5 थ्योरीज इन आवर चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी हैव ओनली 5 थ्योरीज. कौन कौन से? फर्स्ट कोसेल-लुईस थ्योरी, कोसेल-लुईस, वेस्पर थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन.
सो अभी हमने कोस्टल लुईस थ्योरी कंप्लीट करा है, उसके साथ में ऑक्टेट रूल भी हो गया। सेकेंड वन वेस्पर थ्योरी, वो भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वन वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो अब वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है तो वेस्पर थ्योरी का लिमिटेशंस क्या है, हमें वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्यों पढ़ना है, वेस्पर थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो ये हम पढ़ रहे ना। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी, लेट अस सी दैट फर्स्ट। Although Vesper theory has explained structures very clearly, the points given by Vesper theory are fantabulous, so there is no mistake, there is no problem or confusion about it, but still some problems are there. So the problems we'll see, that we will say as limitations of Vesper theory. Yes, point number one, it could not explain the structure of molecules theoretically. Theoretically means based on electronic configuration. मान लो आपने बोला है NH3, तो आपने क्या बोला NH3 में it has a 3 bond pair and 1 lone pair, which means इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहाइड्रल। आपने यही बोला है ना, it has टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, आपने ये बोल दिया है। बट ये नाइट्रोजन से कैसे लिंक है, कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उससे कैसे टेट्राहाइड्रल आया है, किस तरह से एंगल बदल रहा है, वो सब चीज थियोरेटिकली एक्सप्लेन नहीं करा। इसने बोल दिया कि आप याद रख लो NH3 में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा तो टेट्राहाइड्रल होगा बस। So that's a big problem. You have to explain it how the tetrahedral structure has come. So that is a problem number one. It could not explain the structure of molecules theoretically. So next, second point is it could not explain the difference in bond enthalpies. Difference in bond enthalpies of same type of bond present between different atoms. I'll tell you example. इसका मीनिंग क्या है? Suppose example you take H2 molecule and F2 molecule. H2 का स्ट्रक्चर क्या होगा? H सिंगल बॉन्ड H. F2 का स्ट्रक्चर क्या है? F सिंगल बॉन्ड F. दोनों में सिंगल बॉन्ड है, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में है, यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में। तो बट बॉन्ड एंथैल्पी देखेगा इसका। बॉन्ड एंथैल्पी मींस आप जानते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो HH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 458 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, whereas FF का सिंगल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अराउंड 156 किलो जूल पर मोल चाहिए। तो इधर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। दोनों जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो फिर दोनों में एंथैल्पी में क्यों डिफरेंस आया? क्यों इसमें ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ रहा है, इसमें कम एनर्जी जरूरत पड़ रहा है? दैट ही कुड नॉट एक्सप्लेन, और द वेस्पर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन। इवन बॉन्ड लेंथ में भी डिफरेंस है, ये कुछ 74 है, ये 56 समथिंग है, that you can get from textbook also. So it could not explain the difference in bond enthalpies of same type of bond. तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड है, फिर भी बॉन्ड एंथैल्पी में डिफरेंस आया है। कहाँ से आया है? तो वो चीज को एक्सप्लेन नहीं करा है। And it could not explain the formation of bonds. Bonds कैसे बन रहा है यहाँ पर, तो उस चीज का भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है।
These are the certain limitations of Vesper theory. Limitation का मतलब ये नहीं समझना है कि Vesper theory गलत है, सही है, बट ये पॉइंट्स को उसने एक्सप्लेन नहीं करा है. ये चीज को एक्सप्लेन करने के लिए द नेक्स्ट थ्योरी कम्स इनटू द पिक्चर, एंड दैट इज, कौन सा थ्योरी बोला मैंने? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी. यस, विल स्टार्ट दैट वन, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी. नोट डाउन दिस. Yes. So after Coastal-Lewis theory, octet rule, then the second it is Vesper theory. Now the third theory comes, that is valency bond theory. ये कोई साइंटिस्ट नेम्स नहीं है, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर नेम्स आया है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी. तो यहाँ पर वैलेंसी ऑर्बिटल में ज्यादा फोर्स करते हैं, इसलिए हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, और कुछ लोग अब्रिविएशन में VBT बोलते हैं, VBT, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी. So this theory was developed by Hitler and London scientist. So scientist का names कोई जरूरत नहीं है, because we are not learning history. हम हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं कि भाई कौन लाया है, कहाँ से लाया है, कौन सा गांव का है वो. That is not important, but still टेक्स्ट बुक में दिया तो आपको चाहिए तो नोट करना है. It is introduced by Hitler and London. Hitler and London. These are the two people who introduced. London is not the name of place, it is a scientist's name. So these two people have developed this, and later on further developed by Pauling scientist. It's anyhow. The main concept is it used the concepts of क्या concepts को apply करेंगे देखिएगा. Concepts of electronic configuration, as well as the knowledge of atomic orbitals. It used the concept or the knowledge of atomic orbitals. It needs the knowledge of shapes of orbitals. Shapes of orbitals के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, as well as overlapping of atomic orbitals. Overlapping of atomic orbitals. So ये सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ हम यूज करने वाला है, ये थ्योरी में यूज होगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जरूरत पड़ेगा. एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल है, उसका शेप्स क्या है वो भी आइडेंटिफाई जरूरी है. नॉलेज एंड ओवरलैपिंग भी जरूरत पड़ता है. तो पहले वीबी थ्योरी हमें डिटेल समझना है, तो पहले हमें सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल को अप्लाई करेंगे, बाद में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जाएंगे. द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन केमिस्ट्री इज हाइड्रोजन, H2. सो हाइड्रोजन कैसे बनता है, ये किस तरह से बनेगा हाइड्रोजन, दैट वी शुड डिस्कस एज पर वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी. सो इट मींस formation of H2 molecule, heading is going to be this one, formation of H2 molecule on the basis of valency bond theory. On the basis of valency bond theory. Yes. First, as I said, we have to use that electronic configuration concept. So let us take hydrogen molecule is made up of hydrogen molecule is made up of two hydrogen atoms. Say HA and HB. तो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर टू हाइड्रोजन एटम्स है. लेट अस से द हाइड्रोजन A एंड हाइड्रोजन B. हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या क्या होता है? ऑफ कोर्स
दैट्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी होते हैं। तो हाइड्रोजन में कौन कौन सा होगा? देयर विल बी वन प्रोटॉन, वन इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? जीरो। हाइड्रोजन विल नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन के अंदर दो ही चीज होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। सो लेट अस से दिस इज अ हाइड्रोजन ए हैज इलेक्ट्रॉन ए एंड न्यूक्लियस ए, यानी प्रोटॉन है, न्यूक्लियस ए, एंड हाइड्रोजन बी हैज इलेक्ट्रॉन बी एंड न्यूक्लियस बी। सो H A के अंदर इलेक्ट्रॉन A एंड न्यूक्लियस A, H B के अंदर इलेक्ट्रॉन B एंड न्यूक्लियस B. Now the point thing, when HA and HB were away from each other, मतलब आपको H2 मॉलिक्यूल बना ही नहीं है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अभी तक बना ही नहीं है, तो HA and HB were away from each other, so there will be only attractive force. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होगा, सिमिलरली नेगेटिव पॉजिटिव। तो हम एक समझते हैं कि ये हाइड्रोजन A, दिस इज द हाइड्रोजन A एटम, दिस इज हाइड्रोजन B एटम। सो इसके अंदर सेंटर में इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी सेंटर में न्यूक्लियस होगा, बाजू में इलेक्ट्रॉन, और इधर सेंटर में न्यूक्लियस B होगा, बाजू में इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या क्या होगा? देयर विल बी ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज पॉइंट नंबर 1. When HA, HB were away from each other, means at infinite distance. So there exist only attractive forces. अट्रैक्टिव फोर्स होगा, किस किस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा? इलेक्ट्रॉन ऑफ ए विथ न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी विथ न्यूक्लियस ऑफ बी. अब ये दोनों दूर दूर है, इसलिए दोनों एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है. यहां सेंटर में न्यूक्लियस और यहां इलेक्ट्रॉन दोनों अट्रैक्ट करेंगे, इधर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे. नाउ अब धीरे धीरे वो पास आने लगेंगे, HA and HB, when they are coming nearer to each other. Now as they approach each other, as HA and HB approach each other, अब दोनों नजदीक आएंगे तो क्या होगा? There exists some new attractive force. New attractive force. कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स होगा बताइए आप सोच के? इलेक्ट्रॉन ऑफ ए विल बी अट्रैक्टेड विद द न्यूक्लियस ऑफ बी, राइट, एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी विल बी अट्रैक्टेड विद न्यूक्लियस ऑफ ए, करेक्ट, बिकॉज दोनों नजदीक आ गए अभी. एज वेल ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स तो रहेगा ही रहेगा. दीज आर द ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स. तो ये सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होंगे जब इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड HA and HB approach each other. Similarly, there will be some new repulsive forces. There will be some new repulsive force will also generate. तो कौन सा repulsive force होगा? Electron of A with electron of B, nucleus of A with nucleus of B. ये दोनों रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन. अब देखिएगा यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस 4 है. अट्रैक्टिव फोर्स 4 है ना, 1 2 3 and 4. रिपल्सिव फोर्स ओनली 2. सो विच फोर्स इज डोमिनेंट नाउ? Attractive force is dominant than repulsive force, so that's why HA and HB combine together and it will form H2 molecule. तो ये experimentally prove हो जाता है कि magnitude of attractive force कितना है, magnitude of repulsive force कितना है. तो यहाँ पर attractive force ज्यादा है than repulsive force, and that's why HA and HB approach each other and H2 molecule is formed. और ये चीज को मैं ग्राफ में शो करूंगा. So this is my graph. This is 0 energy
on y axis we take potential energy and on x axis we take inter atomic distance. okay, मीनिंग पता है आपको? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मींस दोनों एटम के बीच में डिस्टेंस. तो यहां पर डिस्टेंस में रिवर्स में आ रहा हूं, यानी डिस्टेंस को कम कर रहे हैं हम. यहां पर वही पढ़ा है ना, एज दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, दोनों नजदीक आ रहे हैं. तो यहां पर पहले दोनों एकदम दूर दूर थे तो उनका एनर्जी जीरो होगा. दिस इज द एनर्जी जीरो. बट नाउ HA एंड HB आर अप्रोचिंग ईच अदर. देखो ये HA है एंड HB अप्रोच होने लगेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा. अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो उसका एनर्जी कम होगा. एंड और नजदीक आ गए तो एट वन प्लेस दीज टू आर टू मच क्लोज टू ईच अदर. HA एंड HB एकदम नजदीक आ गए तो उसका एनर्जी और कम होगा. तो एनर्जी रिलीज होगा, रिलीज होगा, रिलीज हो गए. सो जब भी बॉन्ड बना तो इसका एनर्जी रिलीज हो गए. आपने सोचा चलो इसको एकदम और नजदीक ले आते हैं. अभी तो एकदम नजदीक आ गए, स्टिल और भी नजदीक ले आएंगे. यानी अभी यहां पर ऐसा कंडीशन बनेगा, ये HA ये HB. अब क्या होगा, रिपल्शंस बढ़ जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ A एंड न्यूक्लियस ऑफ B नजदीक आ गए ना, रिपल्शंस बढ़ जाएगा. तो रिपल्शंस बढ़ जाएंगे तो उसका एनर्जी बढ़ जाएंगे ऐसा. सो नाउ एट दिस पॉइंट द एनर्जी इज मिनिमम and at this point I can say the bond is formed. और यहां पर बॉन्ड फॉर्म होने के टाइम एनर्जी रिलीज हुआ. कितना एनर्जी रिलीज हुआ है देखिएगा. this value we will get from experiment, that is minus 452 किलो जूल. तो ये approximate number है. तो minus 452 किलो जूल means what? when HA and HB are coming close the 452 किलो जूल energy is released. तब इन दोनों को वापस सेपरेट करना है, दूर भेजना है, तो आपको 452 किलो जूल एनर्जी देना पड़ेगा. यही हमारा वेस्पर थ्योरी की प्रॉब्लम था. वेस्पर थ्योरी ने ये नहीं बताया कि HH का बॉन्ड एनर्जी 452 किलो जूल कहां से आया है. अब इसने बता दिया है. सो देखिए ये ग्राफ, ये HA एंड HB, HA एंड HB दूर दूर थे तो एनर्जी क्या है, जीरो. थोड़ा नजदीक आ गए तो उसकी एनर्जी कम हो गए, और थोड़ा नजदीक आके बॉन्ड बन गए तो एनर्जी और कम हुआ. एंड आपको लगा कि चलो और नजदीक लाके देखते हैं क्या होगा. और नजदीक लाया तो उसका एनर्जी सडनली इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ रिपल्शंस. सो एट दिस प्लेस यू कैन से the bond is formed and energy, how much energy is released? 452 energy is released while bond is getting formed. तो अब वो बॉन्ड को ब्रेक करना है तो then you need to put 452 किलो एनर्जी. and this distance, आपको पता है ये distance, this distance is called as bond length. it is called bond length. H और H1 और HB के बीच में डिस्टेंस कितना है, that is called bond length value. so ये सारे चीज हमने VB थ्योरी में पढ़ रहे हैं, बट वेस्पर थ्योरी ने बताया नहीं है. वेस्पर थ्योरी ने सिर्फ इतना बोला है कि भाई ये बॉन्ड बनता है, बट कैसे बनेगा वो चीज एक्सप्लेन नहीं करा है. एंड ये तो आपने सिंपल कंपाउंड लिया है H2 मॉलिक्यूल का. अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेंगे लाइक CH4, NH3, H2O, वो भी बात करेंगे. सो ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ VB थ्योरी. तो आप बताएंगे H2 molecule is made up of 2 hydrogen atoms, say HA and HB. HA has electron A and nucleus A. HB has electron B and nucleus B. When they were away from each other, there were no interatomic attraction or repulsion. There are only intraatomic attraction repulsions. But as they are approaching each other, there will be new attractive force and new repulsive force. ये new attractive force और repulsive force को हम ग्राफ में भी शो कर सकते हैं. इधर टेक्स्ट बुक में दिया है, that's not necessary to show. So ये electron of A, this is a minus sign. It is electron of A. This is a plus sign. It is a nucleus of A. This is minus sign. Electron of B. This is plus sign, that is nucleus of B. तो अभी पहले क्या था, there were only attractions. This is called old attraction. Dotted lines क्या है, old attractions. These were old attraction.
Yes. Now, as they are approaching each other, the new attractions will be developed. Electron of A with nucleus of B. This is a new attraction. And electron of B with nucleus of A. There's a new attractions are developed. So this is the figure. And इसमें repulsions भी आप साथ में show करना. Textbook में show नहीं करा है, but आप show कर सकते हैं. This is electron of A and electron of B repel with each other. Repulsions का symbol कैसे show करेंगे? इस तरह से बाहर के साइड. And यहाँ पर भी ऐसे शो करेंगे. दोनों एरोस बाहर की साइड है रिपल्शन. सो अंदर की साइड होगा है. ये ब्लू कलर का एरोस देखो अंदर की साइड है, मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये रेड कलर का एरोस देखो ये रिपल्शंस है. तो मैंने ये डॉटेड लाइंस क्या शो करा है? देयर वर ओल्ड अट्रैक्शंस व्हेन HA एंड HB वर अवे फ्रॉम ईच अदर. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन VB थ्योरी. ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल. अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे. नोट डाउन दिस वन. तो थ्योरी ठीक से बना दीजिएगा. थ्योरी कॉन्सेप्ट्स है. और आपको प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मेरे को पूछिएगा, सर नोट्स चाहिए, तो मैं आई कैन सेंड यू ऑन व्हाट्सएप आल्सो. Yes. So continuation part is a overlapping of orbitals which we'll discuss in next class, right? Thank you guys.